नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यह वीडियो उत्तराखंड वन दरोगा के मॉडल पेपर 2 का पार्ट 2 है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके लिए कल लेके आए थे, जिसमें 50 क्वेश्चन थे और इस पार्ट में 51 से 100 अर्थात इसमें भी 50 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। दोस्तों, ऐसे ही हमने 12 मॉडल पेपर बना रखे हैं, जिसमें उत्तराखंड वन दरोगा का कंप्लीट सिलेबस कवर किया है, जो कि UKSSC के सिलेबस के अनुसार है। तो अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो उसकी PDF हमने बना रखी है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर उसको ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहाँ पर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए आवश्यक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके थायराइड ग्लैंड है उससे थायरोक्सिन जो हार्मोन्स होता है उसको निकालने के लिए, उसको बनाने के लिए यहाँ पर सहायता करता है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वृषण में। वृषण क्या है? ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अलावा अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये इससे निकलता है ग्रोथ हार्मोन्स। सी ऑप्शन जो आपका अगला ऑप्शन है अंडाशय है। तो अंडाशय अपने आप में क्या है? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और अगर बात करें थायराइड ग्लैंड की तो इससे आपके पास दो हार्मोन्स निकलते हैं, पैराथायराइड हार्मोन्स और कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, जो दोनों क्या करते हैं? ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस इन दोनों की मात्रा को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? तो जो ऑक्सिन हार्मोन्स निकलता है किस में निकलता है? प्लांट में। ये क्या सहायता करता है? तो जो राइट आंसर है वो है ए, वृद्धि में। ये क्या करता है? प्लांट की ग्रोथ करता है। अब जो ग्रोथ वाले हार्मोन्स होते हैं वो एक आपका हो गया ऑक्सिन, जो क्या करता है? जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके अग्रभाग की वृद्धि करता है, टॉप जो टिप होता है उसकी ग्रोथ करता है। इसके अलावा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करता है? जो इंटरनोड होते हैं, इंटरनोड बोले तो आपके पास ये एक पेड़ है, एक जो स्टीम है, तना है, यहाँ से निकला है और दूसरा तना यहाँ से निकला है। तो जो बीच वाला भाग है ये आपका हो गया इंटरनोड, और इस तने के बीच की जो लंबाई है इसको बढ़ाता है आपका जिब्रेलिन। तीसरा है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? अगर आपने इस तरह से आपका जो भी पेड़ है, अगर आपने ऊपर की कुछ पत्तियां इसकी काट दी तो ये क्या करता है? पेड़ फैलने लगता है, अर्थात जो लेटरल ग्रोथ करता है वो आपका करता है साइटोकाइनिन। तो यहाँ पर क्या बात हुई थी कि यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा था कि ऑक्सीजन क्या करता है? तो ग्रोथ करता है। तो ये अपने आप में ग्रोथ हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है इसका भाग कौन कौन है? तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? चाहे मस्तिष्क हो गया, रीढ़ हो गया, मेरुरज्जु हो गए, ये सारे के सारे तंत्रिका तंत्र के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि आपको चारों ऑप्शन भी समझा दें, जिससे एक क्वेश्चन के साथ साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर तैयार होते रहें। क्वेश्चन नंबर 55, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। तो पुंकेसर क्या है? पुंकेसर अपने आप में जो प्लांट है, प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो पुंकेश्वर है उसका जो अग्रभाग होता है उसको आप बोलते हैं एंथर। एंथर बोलते हो परागकोश। तो परागकोश क्या होता है? पुंकेसर का अग्रभाग होता है। रही बात वर्तिका, स्टाइल, स्टिग्मा या जो परागनली है, ये तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निषेचन की क्रिया, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो जो निषेचन होता है वो आपका होता है ऑप्शन नंबर सी है, पुष्पी पादप एवं जंतु। इनमें क्या होता है? निषेचन होता है, और उसके फलस्वरूप एक जाइगोट बनता है, जाइगोट का निर्माण होता है। और अगर बात करें अमीबा में और यीस्ट में, इन दोनों में क्या होता है? मुकुलन के द्वारा न्यू जनरेशन यहाँ पर पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनती है। तो जो बीजांड है अगर जब दीवारें मोटी होती तो फिर क्या बनती है? तो इसका राइट आंसर है वह है बीज चौल, सीड कोट। देखो जो बीजांड होता है ये डेवलप होकर क्या बनाता है? आपका बीज बनता है। बीजांड डेवलप होकर क्या बनता है? बीज बनता है। और इसकी दीवार, क्योंकि बीज है, बीज के बाहर क्या होती है? इसकी दीवार होती है। दीवार को प्रोटेक्शन के लिए एक मोटी परत बनती है, और इसी मोटी परत को क्या बोलते हैं आप? सीड कोट बोलते हैं, अर्थात बीज चौल इसे कहते हैं। तो बीजांड की मोटी दीवार क्या बनती है? बीज चौल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? जो रोग, ये रोग नहीं है ये पूछा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है टाइफाइड। रही बात जो एड्स, गोनोरिया या सिफिलिस है, ये तीनों क्या है, लैंगिक जनन संचरित रोग है। क्वेश्चन नंबर 59 है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो पराबैंगनी किरण के कारण होता है त्वचा कैंसर। और पराबैंगनी किरण जो अल्ट्रावायलेट वेव है, इसको रोकने का काम करती है ओजोन परत जो सूर्य से आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, वायुमंडल कितने परतों में बंटा हुआ है? तो वायुमंडल परत कितने परतों में बंटा हुआ है? तो बी ऑप्शन इसका सही है, 5 परतों में। कौन कौन से है? क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल हो गया स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल हो गया मीजोस्फियर, और तापमंडल हो गया आपका थर्मोस्फियर, और बहिर्मंडल हो गया एक्सोस्फियर। जो पहला आपके पास ट्रोपोस्फियर, इसमें क्या होते हैं, जो आपके बादल बनते हैं, तूफान, बारिश, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में होती है। सेकंड वाला है स्ट्रेटोस्फियर, इसमें क्या है, यहीं पर आपकी क्या है, जो ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन परत यहीं पर है जो अल्ट्रावायलेट रेज को क्या करती है, रोकने का काम करती है। तीसरा आपके पास मीजोस्फीयर है। मध्यमंडल बोले तो जितने भी मेटेरॉइड्स होते हैं, बोले तो उल्का पिंड होते हैं, वो यहाँ पे आते आते खत्म हो जाते हैं सारे। रही बात जल नहीं, वो आपके मध्यमंडल से तापमंडल या आयन मंडल से शुरू होते हैं, लेकिन मीजोस्फीयर आते आते वो सारे के सारे यहाँ पर जल के राख हो जाते हैं। अगला जो आपका है वो है थर्मोस्फीयर। तो थर्मोस्फीयर क्या है, ये आपके लिए सबसे बेस्ट, ये काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से जितनी भी रेडियो वेव है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो जितने भी ये नेटवर्क वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो भी नेटवर्क हमें पहुँचते हैं, तो थर्मोस्फीयर से रेडियो वेव वापस आती है। पांचवा है बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर के बाद फिर क्या है, आपका पूरा का पूरा यहाँ पर स्पेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, जो पादपों को खाते हैं, तो सिंपल सा है, इसको बोल देंगे शाकाहारी। तो अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपने आप में क्या है, एक सर्वाहारी जीव है। क्वेश्चन नंबर 62 है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है जो कचरा क्या है, जो सड़ता नहीं है। तो इससे क्या होता है, नालियों में अवरोध भी होता है, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन, तीनों के तीनों होते हैं, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही है। मानव में काफ़ी सारी बीमारियां से उत्पन्न हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने आपके लिए 12 मॉडल पेपर बना रखे हैं यूके SSC के सिलेबस के अनुसार, जिसमें आपका कंप्लीट जो सिलेबस है वन दरोगा का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इन 12 मॉडल पेपर को करते हैं। तो समय कम है, 12 दिन बचे हैं और 12 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसकी PDF हमने बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर लीजिएगा और अपनी तैयारी यहाँ पर अच्छे से करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, वैसे जीव को जिनमें केंद्र झिल्ली नहीं पाई जाती है को कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो डी है, प्रोकैरियोटिक। देखो जो सेल है आपके पास वो दो प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। अब देखो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियस में आपकी मेम्ब्रेन्स होती है, झिल्ली होती है, और जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें झिल्ली भी नहीं होगी। और जो यूकैरियोटिक है इसमें सेंटर होता है, बोले तो न्यूक्लियस होता है और उसमें झिल्ली भी होती है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अनियमित नालिकाओं के जाल को कहते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है अंतः प्रद्रव्यी जालिका, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब जो ये होता है इसके द्वारा लिपिड और प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा जो गाल्जी उपकरण है इसमें कोशिका स्राव की इसको फैक्ट्री कहते हैं। इसमें बहुत से जो सेल ऑर्गन होते हैं वो यहीं से बनते हैं। जो गाल्जी उपकरण है बहुत से सेल ऑर्गन इसी से बनते हैं, इसलिए इसको फैक्ट्री कहते हैं। जैसे आपका लाइसोसोम हो गया, ये सारी की सारी क्या है, इसी से बनते हैं। इसके अलावा जो लवक है, लवक क्या है, जो प्लास्टिड है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और जो कोशिका भी थी, ये सेल वाल है, ये क्या करती है, किसी भी सेल को प्रोटेक्शन करती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो प्रोटेक्शन का काम ये मेनली करती है। क्वेश्चन नंबर 65 है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं? तो जो रंगीन प्लास्टिड है, जो रंगीन हो रहा है, जैसे रंगीन प्लास्टिड का कहाँ पे यूज होता है, जैसे फूल है और जो फल है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल और फल होते हैं। तो ये क्या है, रंगीन प्लास्टिड के कारण ही होता है। और जो इसका राइट आंसर है वो है आपका क्रोमोप्लास्ट। रेबा जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है
ल्यूकोप्लास्ट आपका क्या है, फूड स्टोरेज का काम करता है, और ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, रूट में और स्टीम में आपका पाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि ल्यूकोप्लास्ट आपका फूड स्टोरेज का काम कर रहा है, और क्रोमोप्लास्ट ये आपका रंगीन प्लास्टिड है। क्वेश्चन नंबर 66 है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को कहते हैं। तो केंद्रक में जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसको कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ठीक है, तो केंद्रक में केंद्रक द्रव्य पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 है, औसत चाल है, एवरेज स्पीड। अब इसके बाद आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो जो एवरेज स्पीड है, अब स्पीड की बात करें तो डायरेक्शन की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, तो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही तो इसका मतलब है डिस्टेंस की बात कर रहा है यहाँ पर। तो एवरेज जो स्पीड है इसका आंसर है बी है, तय की गई दूरी और समयांतराल का अनुपात। तो स्पीड आपके पास हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। अगर बात करें औसत विस्थापन और समयांतराल का अनुपात, तो ये हो जाएगा आपके पास औसत वेग, अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 68 बोल रहा है कि औसत वेग क्या है, तो उसका ए ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन और समयांतराल का अनुपात, जो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औसत वेग और औसत चाल समान होती है कब? अब देखो, औसत जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों में केवल डिफरेंस केवल एक ही है, वह है डायरेक्शन का। अगर हम डायरेक्शन को निकाल दें तो वेलोसिटी और स्पीड सेम हो जाएगी। अब डायरेक्शन कहाँ नहीं होगी? जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी क्या है वस्तु, जब सीधी रेखा में चल रही है, सरल रेखा पथ पे अगर वो गति करती है, तो वहाँ पर औसत वेग और औसत चाल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए। वृत्तीय पथ, वक्र पथ, तो जहाँ पर भी सर्कुलर घूमेगा वहाँ पर क्या है, डायरेक्शन चेंज होगी और वहाँ पर औसत वेग और औसत चाल आपकी अलग अलग होने लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 70 है, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 2 मीटर पर सेकंड का त्वरण पैदा करता है। तो 10 न्यूटन का फोर्स है और ये आपके पास एक्सेलरेशन है। तो वस्तु की मात्रा, मास आपको पूछा है, तो F = ma के फॉर्मूले से यहाँ पर आप लगाएंगे, और m पूछा है तो ये हो जाएगा आपका F/a, और F आपके पास दे रखा है 10 न्यूटन और a आपके पास दे रखा है 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 kg। इसका आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 71 है, न्यूटन के जो प्रथम गति का नियम है, इससे आपको क्या मिलता है? तो इससे हमें क्या मिलता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या है आपके पास, लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाह रहा है, जब तक कि उसमें क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बताता हमें, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डेफिनेशन को ये बताता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बताता है? तो सेकंड लॉ बताता है आपके पास F = ma। फोर्स के बारे में क्या बताता है? ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, कि फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है, उसको मापता है ये, कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को जब आप एक्सेलरेट करते हैं तो उससे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला बता रहा है फोर्स की डेफिनेशन, और दूसरा बता रहा है मापने का तरीका। क्वेश्चन नंबर 73, यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? मास पूछा है और वेट आपको 49 दे रखा है। अब किसी भी वस्तु का जो वेट होता है वो कितना होता है, अर्थ के द्वारा, जो अर्थ है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर कितने फोर्स से खींच रही है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे F = mg का फोर्स लगाती है। हमें m पूछा गया है तो m = हो जाएगा F/g। F कितना है 49 और g का मान कितना है 9.8, तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40, 5 kg। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो 74 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में स्पेस में 60 kg मास वाले किसी मनुष्य का जो वेट होगा वो कितना होगा? तो अब स्पेस के बारे में बात हो रही, तो स्पेस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि स्पेस में g का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो g का मान 0 हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेविटी 0 हो जाएगी तो वहाँ पर जो वेट है वो भी 0 हो जाएगा। अगर बात करें चंद्रमा की, मून की, तो वहाँ पर क्या होता है 1/6 होता है g का मान, इसकी अब 6 गुना कम होता है। तो 6 गुना, तो 60 में 6 का भाग दीजिए, तो वहाँ पर 10 न्यूटन आ जाएगा मनुष्य का भार। ठीक है, तो 10 न्यूटन वहाँ पर क्या हो जाएगा, मनुष्य का भार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, पृथ्वी के केंद्र पर 20 किलोग्राम वाला का भार क्या होगा? अब देखो, मास अनचेंज रहता है, हर जगह कांस्टेंट है,
लेकिन भार आपका चेंज होता है ग्रेविटी के अनुसार। तो पृथ्वी के केंद्र पर 20 किलो बालक का भार क्या होगा, तो वो भी यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर भी स्मॉल जे का मान आपका 0 होता है, और वहाँ पर जो फिर F = mg के अनुसार फोर्स लगेगा उस पर 0। अगर बात करें जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, भार ज़्यादा कहाँ होगा या कम कहाँ होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा जो भार होगा वो आपका पोल पे होते हैं। जो अर्थ है कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर आपका पोल है, तो क्योंकि रेडियस सबसे लंबी कहाँ पे होती है, पोल पे क्या है, रेडियस ज़्यादा होती है। तो फॉर्मूला है आपके पास G=Gm/r²। अगर अर्थ की जो रेडियस होगी वो ज़्यादा होगी तो स्मॉल जी का मान ज़्यादा होगा, तो पोल पे आर का मान बड़ा होता है, जबकि जो ये वाली लाइन है ऊपर वाली इक्वेटर की विषुवत रेखी है, तो यहाँ पर आर का मान कम होता है और स्मॉल जी का मान भी कम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर व्यक्ति है या बालक है वो हल्का महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर 76, एक स्प्रिंग को स्वाभाविक लंबाई से खींचने में इसकी स्थितिज ऊर्जा। आपने एक स्प्रिंग किया, तो स्प्रिंग को अगर आप खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के कारण होती है। तो अगर आपने स्प्रिंग को खींच लिया तो अब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, वो खींच गया है, उसकी पोजीशन कैसे हो गई, खींच गई है। अगर आप उसको छोड़ते हो तो वो क्या करेगी, वापस आएगी। इसका मतलब उसमें एनर्जी है, इसलिए वो क्या करेगी, मोशन में आ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, बढ़ेगी। तो 76 का क्या है, ए ऑप्शन है। अगर आप खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 77, जो बल वस्तु के वेग का मान बढ़ावे उस बल से वस्तु पर किया गया कार्य होता है। अगर क्या है, फोर्स, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या होता है, F = m में एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा। अगर आपका क्या है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब वेग का मान बढ़ रहा है तो एक्सेलरेट हो रही, देखो वेग अगर यूनिफॉर्म होता है एक्सेलरेशन 0 होता। वेग बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव में है, तो वर्क डन भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में होगा। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा धनात्मक, बोले तो पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 78 है, किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों से धनात्मक कार्य होता है, वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी। अब देखिए आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में अलग अलग आपने क्या करे, फोर्स लगाए, काफ़ी सारे फोर्स लगाए, और जो वर्क डन है वो टोटल वर्क डन जो हो आपका हो गया वो पॉजिटिव आता है, अर्थात जो डब्ल्यू आपका वो आपका हो गया पॉजिटिव। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, तो डब्ल्यू आपका पॉजिटिव है, अर्थात डेल्टा जो के है, डब्ल्यू आपका होता है डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी में चेंज। डेल्टा के पॉजिटिव है, अर्थात K2 - K1 आपका क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब K2 जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कम है, तो ये बढ़ेगा। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए जो इको होगा, वापस आएगी आवाज़, जब आप कहीं से आवाज़ जो गूंज के वापस आती है, तो अगर आपको साफ सुनाई देना है तो श्रोता से कम कितनी दूरी होगी जहाँ से आवाज़ टकरा के आएगी, तो उसके बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 17 मीटर। अगर 17 मीटर से ज़्यादा है तो आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किसी सभा भवन में जो ध्वनि बार बार परावर्तन होती है वो किसके कारण होती है, बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है ध्वनि का, तो उसको बोलते हैं आप इको, अनुरणन। ऑडिटोरियम में जो आवाज़ आपको बार बार गूंज के वापस आती है। बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या है, तो जो पर यूनिट एरिया पर क्या है, कितने साउंड वेव जा रही है, वो इंटेंसिटी होती है। अपश्रव्य ध्वनि इंफ्रासोनिक है, तो 20 हर्ट्ज से क्या है, अगर कम है आवाज़ की इंटेंसिटी, ध्वनि की इंटेंसिटी, तो वो अपश्रव्य तरंगी होगी। और पराध्वनि क्या है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, तो वो अल्ट्रासोनिक वेव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 81 है कि समुद्र के जल में छिपी वस्तुओं का पता लगाने में पराश्रव्य जो अल्ट्रासोनिक वेव है इसका उपयोग किया जाता है। जो ये कार्य है, इस कार्य के लिए किस तकनीक की कौन सी मैकेनिज्म लगती है, तो कौन सी वो मशीन है, तो वो है आपके पास सोनार। तो सोनार में क्या करते हैं कि जो अल्ट्रासोनिक वेव होती है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड होती है उसको भेजते हैं समुद्र में नीचे। ठीक है, यहाँ से आपका सोनार है और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है नीचे, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव नीचे भेजी और ये टकरा के वापस आती है। तो आप ये मेजर करते हैं भाई कि कितने सेकंड या कितने टाइम बाद ये वापस आती है, तो उस टाइम को आप मेज़र कर लेते हैं, उसको नोट कर लेते हैं, और साउंड वेव की जानकारी होगी कि इस वेव की क्या है, वेलोसिटी कितनी है, किस वेलोसिटी से वो जा रही है। तो इससे आप इस डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं, S = के VT से।
अब जो टाइम है ये टाइम 2t हो जाएगा, क्योंकि टाइम नीचे और ऊपर जाने में है, लेकिन हमें चाहिए आधा टाइम, तो S=v t/2 यहाँ पर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो इमेजिनरी इमेज है वो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर है वो सीधा होता है। अब सीधा कैसे होता है? एग्जाम्पल के लिए हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और ये है यहाँ पर पोल है इसका, यहाँ पर एक फोकस डिस्टेंस फोकस है और यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो फोकस से अगर कोई लाइट जाती है, कोई रे जाती है, तो ये निकल जाती है आपकी पैरेलल टू एक्सिस में, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ से आगे निकलती है, अगर सेंट्रल से जाती है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही वापस आती है, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अगर मैं इन दोनों को आगे बढ़ाता हूँ, तो ये इसको मैंने बढ़ा दिया इधर और इसको बढ़ा दिया इधर, तो कहीं इधर ये कहीं मिलती है। तो अगर आप देखेंगे तो ये आपकी इमेज बन गई, और ये इमेज क्या होगी? पहली वाली इमेज तो यहाँ पे थी, अगर ये इमेज कहाँ रखी हमने? फोकस और यहाँ के बीच, इन दोनों के बीच यहाँ पे इमेज रखी थी और यहाँ से ये निकल गई यहाँ पे, तो ये वर्चुअल इमेज काफ़ी बड़ी हो गई है, ठीक है। तो सीधी बनती है और इसका यूज़ कहाँ पर होता है? जैसे जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं इसको दांत को बड़ा देखने के लिए और दाढ़ी बनाने के लिए, कि दाढ़ी कहीं छूट ना जाए, बड़ी दिखे, तो इसका ये यूज़ यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? जो लेंस होता है उसमें जो मुख्य फोकस होता है उसकी संख्या होती है 2, ठीक है। तो दोनों तरफ लेंस, दर्पण में जो मिरर होता है उसमें तो एक फोकस होता है लेकिन लेंस में क्या है? 2 फोकस होता है, एक इधर की तरफ होता है और एक इसका आपका इधर की तरफ होता है। तो दोनों फोकस क्या है? 2 फोकस यहाँ पर होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84 कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अभी यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिया था कॉनकेव मिरर का, तो कॉनकेव मिरर ही, अवतल दर्पण ही यहाँ पर क्या है? यूज़ होता है। तो दाढ़ी क्या है? बिल्कुल हम सामने रखते हैं आईने को और वहाँ पर जो क्या है वो बड़ा दिखेगा, वहाँ पर इमेजिनरी क्या बनेगी? इमेजिनरी वहाँ पर एक इमेज बनेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? रेटिना के पीछे क्या बन रहा है? जो इमेज बन रही है वो रेटिना के पीछे बन रही है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर होगा दूरदृष्टि दोष। अब कैसे होगा इसको भी आपको समझाते हैं। ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आंख है यहाँ पर। और दूरदृष्टि दोष क्या होता है? जो आपके पास फार साइडनेस है, कि दूर की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही। अब दूर की वस्तु के लिए क्या है? अगर दूर से आ रही वस्तु रेज तो वो डायरेक्ट आपके रेटिना पे फोकस करती है, लेकिन पास वाली वस्तु का जाएगा, जब पास वाली वस्तु की रेज जाएगी वो रेटिना के पास नहीं बल्कि पीछे क्या करती है? पीछे फोकस मारती है। तो पीछे, अब रेटिना तो यहाँ पर, रेटिना पे ही जिस वस्तु का फोकस पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट के फोकस यहाँ पर पड़ेगा वही हमें दिखाई देगी। अब जब पीछे दिखाई दे रहा है तो अब हमें ये दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो रेटिना के पीछे कब बनता है? जब दूरदृष्टि दोष, दूर से आने वाली रेज तो यहाँ पर पहुँच जाती है लेकिन पास वाली रेज पीछे निकल जाती है, तो इसलिए दिखाई नहीं देती है। तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो ये आपके पास फार साइडनेस, दूरदृष्टि दोष हो गया। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। अब ये क्या करता है? ये जो जब पास से रेज आती है तो इसको और मोड़ देता अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ मोड़ेगा तो रेटिना पे क्या है? फोकस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तो जो नेत्र गोलक है उसका व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ बढ़ते हैं। पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला, जो पुतली होती है आंख में उसके साइज को नियंत्रित करने वाला पेश या डायफ्राम क्या कहलाता है? तो क्या होता है उसके लिए? कौन सी मसल्स होती हैं? तो वो होती है आइरिस। आइरिस क्या होती है? पुतली के ठीक पीछे लगती है और वो क्या करती है? उसको कंट्रोल करती है, उसके साइज को। अगर लाइट ज़्यादा है तो उसको सिकोड़ देती है और लाइट कम है तो उसको फैला देती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले तो या किसकी यूनिट है? वर्क या एनर्जी की, दोनों की है। और इसका जो मान है वो है ए ऑप्शन 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्वेश्चन नंबर 89 है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अंदिश, जो आपके कंडक्टर है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव कब करेगा? जब उसमें यहाँ पर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, हाँ, जब आपका डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, जब इलेक्ट्रिक प्रेशर में डिफरेंस होगा। डिफरेंस अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर में होगा तो वहाँ पर क्या है? वोल्टेज डिफरेंस हो जाएगा, तो वोल्टेज वहाँ पे जनरेट होगा, वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा।
और वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उससे सेल को कहते हैं, तो उस सेल को कहते हैं पॉजिटिव पोल। ठीक है, अब जो सेल परिपथ है तो सेल परिपथ में जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है, लेकिन जो करंट पास करती है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करती है। ठीक है, तो सेल परिपथ में जिस प्लेट में धारा भेजती है तो धारा कहाँ भेजती है, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल से तक, तो धन ध्रुव, जो ए ऑप्शन है इसका राइट आया। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या है, करंट जाती है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल जो इंड्यूस EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, किसमें, कुंडली में, उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का क्या होता है। तो जो फ्लक्स चेंज होता है तो जो EMF है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है d∅/dt, जो फ्लक्स है ΔΦ/ΔT, फ्लक्स के जो चेंज होता है टाइम के विद रिस्पेक्ट में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और निगेटिव साइन होता है तो वो अलग चीज़ है। तो डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि जो विद्युत वाहक बल है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के ये समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, किसी क्षण चुंबक, एक बार मैग्नेट है आपके पास, के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो डायरेक्शन होगी कैसी होगी। अब देखिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये आपके पास नॉर्थ है, एस है, तो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है नॉर्थ से जाती है और साउथ की तरफ जाती है। इधर से आपकी नॉर्थ की तरफ से साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से जाती है साउथ बाहर की तरफ, लेकिन एक कंप्लीट एक क्लोज लूप बनाती है, पूरा बंद होना है इससे। तो नॉर्थ से साउथ यहाँ चले गए, लेकिन अब क्लोज के होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अंदर निकलना पड़ेगा, एस से एन की ओर। तो बाहर चलती है नॉर्थ से साउथ की ओर और अंदर चलती है साउथ से नॉर्थ की ओर। तो यहाँ पर पूछा है कि अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर है, इंटरनल इनसाइड के बारे में बात कर रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की बातें कर रहा है, अर्थात बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जल विद्युत संयंत्र जो आपके पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, क्योंकि वहाँ से क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलती, तो कौन सी एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है, तो वो आपके पास है डी ऑप्शन, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है, हाइड्रो, बोले तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्वेश्चन नंबर 94 है, OTEC बोले तो ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, जो ओशियन बोले तो महासागर की जो क्या होती है, एनर्जी होती है, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट होता है, लाइट के जो सूर्य है उससे आपका महासागर बोले तो समुद्र गर्म हो जाता है, टेम्परेचर में डिफरेंस आता है। तो ये पूछ रहा है कि OTEC जो विद्युत संयंत्र होता है वो कब प्रचालित होता है, जब जो पानी है उसका टेम्परेचर 2 किलोमीटर तक की गहराई में टेम्परेचर, ये इसका सिद्धांत ही है, ये इसकी जो प्रिंसिपल क्या है OTEC का, कि जब आपके पास जो महासागर होगा, समुद्र होगा, उसके जल के 2 किलोमीटर जल के टेम्परेचर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो कब कितना होता है, 25 डिग्री होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री होता है, इसका राइट आंसर है डी। तो 2 किलोमीटर के अंदर का जो पानी है उसका टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाए, टेम्परेचर ग्रेडियंट होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 95 है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन बम क्या है, किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो वो है आपका नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर जो फिजन है, नाभिक जो विखंडन है, इसके सिद्धांत पर जो आपका यूरेनियम होता है वो काम करता है। नाभिक क्या है, यूरेनियम अपने आप में एक बड़ा नाभिक होता है और वो टूट के छोटे छोटे क्या है जो न्यूक्लियस है उसमें चेंज होता है, लेकिन जो नाभिकीय संलयन है जो सन में होता है उसमें यही रिएक्शन होती है नाभिकीय संलयन की, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन आपके एक हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो जो तारापुर विद्युत संयंत्र है ये है आपका महाराष्ट्र में, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, तरंग का एक तरीका है। ठीक है, तो वेव का कौन सा मोड है, ऊर्जा संचरण का। क्या करती है तरंग, ऊर्जा को संचरित करती है, एनर्जी ट्रांसमिट करती है, और सारी चीज़ें कोई भी चीज़ें ये ट्रांसमिट नहीं करती बल्कि एनर्जी को ट्रांसमिट करती है।
क्वेश्चन नंबर 98 है कि ध्वनि का आपतन कोण थीटा और परावर्तक कोण जो आपके पास इंसिडेंट है वो आपका थीटा है और रिफ्लेक्टिव एंगल है वो फाई है। तो यहाँ पर कौन सा लॉ फॉलो होता है? तो बी ऑप्शन है, थीटा इजकल टू फाई। जितना आपका आपतन कोण है वही आपके पास रिफ्लेक्शन एंगल है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल आपका सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है वर्ग मीटर में, कितना वर्ग मीटर है? तो ये ध्वनि की तीव्रता है। ध्वनि की तीव्रता मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आई है कि जो इंटेंसिटी है साउंड की वो क्या होती है? पर यूनिट एरिया पर कितनी साउंड वेव जा रही है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन है वाट वर्ग मीटर। ठीक है, वाट अपॉन मीटर स्क्वायर एरिया है और कितनी इंटेंसिटी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि को अधिक क्या होता है? शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि क्या अधिक होती है? तो इसका तारत्व अधिक होता है। शेर की दहाड़ से मच्छर की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। पिच, अब देखो पिच क्या होती है? देखो जो आपके पास साउंड वेव है उसमें 3 प्रॉपर्टी होती है। एक आपके पास पिच है, लाउडनेस है, क्वालिटी है और इंटेंसिटी, ये तो एक मेजरेबल है। तो जो पिच होती है, पिच से क्या पता चलता है कि ध्वनि आपकी मोटी है या पतली है। तो जैसे शेर की दहाड़ अपने आप में मोटी है, तो जो मोटी ध्वनि होती है उसकी जो पिच होती है वो कम होती है, और जो बारीक ध्वनि होती है, बारीक साउंड होती है, उसकी पिच ज़्यादा होती है, बहुत तीखी होती है ना, बारीक साउंड तीखी होती है। तीव्रता इंटेंसिटी के बारे में बात हो गई। प्रबलता लाउडनेस, आपके पास जो साउंड है वो धीमी है या तेज सुनाई दे रही है, बस इसका मतलब इतना ही है। और क्वालिटी जो गुणता है, गुणता का मतलब है कि अगर दो आपके पास बिल्कुल सेम सेम क्या है, सेम साउंड है जिसकी पिच और लाउडनेस बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी आप उसको अलग अलग पहचान पा रहे हो, तो ये जो क्वालिटी है उसकी, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है यही क्या है, इसकी क्वालिटी है। तो दोस्तों ये मॉडल पेपर 2 भी आपका कंप्लीट हो गया है, और ऐसे ही हमने 12 मॉडल पेपर बना रखे हैं यूके SSS के सिलेबस के अनुसार, जिसमें कंप्लीट आपके पूरी साइंस यहाँ पर उसके सिलेबस के अनुसार जितना भी है वो कंप्लीट कर रखा हमने, अलग अलग चैप्टर के अनुसार उसी प्रकार हमने यहाँ पर मॉडल पेपर बना रखे हैं। अगर आप पूरे 12 मॉडल पेपर को देखते हैं तो आपका यहाँ पर कंप्लीट ये सिलेबस कवर हो जाएगा। तो अगर आपको चाहिए तो उसकी PDF हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।